हेलो गाइस, स्टडी विथ आर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज भारतीय संविधान का राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसके बारे में चर्चा अभी विशेष रूप से करते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था मौलिक अधिकार, और इसके बाद आज का टॉपिक होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके बारे में विशेष अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं। चलिए, क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से पता चल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य का जो नीति होगा उसका निर्देश इसमें दिया गया है, जिसके बारे में बारी बारी चर्चा करते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व आया कहां से, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ली गई है हमारे भारतीय संविधान में, और नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है हमारे संविधान में भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। और इसे डीपीएसपी के पालन के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसके पालन के लिए आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। यानी राज्य का जो नीति होगा अपने सोर्स के अनुसार तभी लागू कर सकते हो, इससे आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, और हमारे भारतीय संविधान में इसे जगह भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। और इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हो। यहां तक मैंने पढ़ लिया कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और डीपीएसपी के पालन के लिए न्यायालय में आप नहीं अपील कर सकते हो। मैंने यहां तक चर्चा किया। तो जो इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक दी गई है, इससे बारी बारी से जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहां से प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में बराबर पूछ लिया जाता है, इसलिए इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप ध्यानपूर्वक समझें, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में परेशानी ना हो। चलिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 38। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 38 में, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय, समाज में, आर्थिक में और राजनीतिक में सभी में बराबर न्याय मिलना चाहिए, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कहा गया है। चलिए, अब अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं और 39 के काम में बात करते हैं। 39 का 3 पार्ट कर दिया गया है। 39 के का, 39 के खा, अनुच्छेद 39 का ग। तो आर्टिकल जो 39 का काम है, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 39 का ए
39 के काम में समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति या तो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर समान काम कर रहा है तो समान वेतन की व्यवस्था की जाए। ऐसा नहीं है कि एक ही काम है और स्त्री के लिए अलग वेतन और पुरुष के लिए अलग वेतन, काले लोग का अलग वेतन और गोरे लोग का अलग वेतन। ऐसा नहीं, भेदभाव ऐसा नहीं किया जाएगा। यानी समान कार्य होगा तो समान वेतन मिलेगा। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का काम में जिक्र किया गया है। बात समझ में आया होगा। चलिए अब आर्टिकल 39 के ख में बात करते हैं। इसमें क्या है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। सार्वजनिक धन वो धन होता है जैसे कि कोई सरकारी संपत्ति हो, सभी के लिए सबका संपत्ति है, उसका स्वामित्व यानी कि उसका मालिक आप स्वयं हो, आप उसका नियंत्रण करो। ऐसा नहीं है कि अगर सरकारी कोई संपत्ति है, सरकारी कोई प्रॉपर्टी है, उसका अब उसका नियंत्रण और उसका मालिक आप खुद हो, जिसका जिक्र हमें भारतीय संविधान का आर्टिकल 39 के ख में किया गया है। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण, यानी सरकारी संपत्ति को आप इस तरह से नियंत्रण करें, इस तरह से आप उसका मालिक बने कि सभी के हित के लिए हो, सभी को लाभ मिल सके, जिसका जिक्र 39 के ख में कहा गया है। तो आपको पता चल गया होगा कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण। अब आर्टिकल 39 का सी में बात करते हैं, यानी आर्टिकल 39 का गा की बात करते हैं। क्या है इसमें? धन का समान वितरण, यानी संपत्ति का बराबर बंटवारा किया जाएगा, जिसका जिक्र हमें भारतीय संविधान का 39 का ग में कहा गया है कि धन का समान वितरण। आप बोलेंगे धन का समान वितरण कैसे हो सकता है? तो इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो। अगर सरकार चाहेगी, अगर सरकार के पास उतना सोर्स होगा तो वो कर सकता है, ये नीति बना के लागू कर सकता है। लेकिन आप प्रत्येक व्यक्ति इसे न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। 39 के गांव में पता चला गया होगा कि धन का समान वितरण। और आर्टिकल 40 की बात करते हैं, इसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है यहां से प्रश्न। क्या अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 में बात करें, अनुच्छेद 40 में कहा गया ग्राम पंचायतों का संगठन। चलिए अब बात करते हैं 41, आर्टिकल 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 41 में यानी अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार और लोक सहायता पाने का अधिकार। जैसे कि आप लोग देखे होंगे नरेगा, मनरेगा, 100 दिन का जो जॉब मिलता है, काम मिलता है, वो आर्टिकल 41 के तहत मिलता है।
अनुच्छेद 41 में बात कहा गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। सरकार का यह नीति है कि कुछ ऐसा दशा होगा जिसमें आप काम और शिक्षा और लोक सहायता करना होगा। अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं फिर भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते, वो राज्य की नीति के ऊपर है। चलिए आर्टिकल 42 की बात करते हैं। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत तथा मानव उचित दशा। अनुच्छेद 42 में बात कही गई है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशा, यानी काम की न्याय संगत यानी कि जहां काम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसका काम करने का जो न्याय संगत होता है, उसका जो संगति होता है वो अच्छी होनी चाहिए तथा मानवोचित दशा होना चाहिए। यानी जहां भी काम करे व्यक्ति तो वैसा मानव को उचित दशा होना चाहिए और उसका संगति भी वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां का दशा कुछ और है और संगति कुछ और है तो वहां काम नहीं हो सकता है। इसका जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि आप काम देंगे तो वहां न्याय संगत होना चाहिए और मानव उचित दशा भी मिलनी चाहिए, तभी काम हो सकता है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में बात कही गई है। चलते हैं बात करते हैं अनुच्छेद 43 का। आर्टिकल 43 इसमें है कि निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कर्मकारों का निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का इसमें प्रोत्साहन की बात कही गई। 43 आर्टिकल की बात, जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं तो उसके लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग, यानी कि जो वैसा मजदूरी मिलना चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा नीति बनाई गई है, और कुटीर उद्योग मतलब छोटे लेवल पे काम दिया जाए, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में बात कही गई है कि निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग इसका प्रोत्साहन कर्मकारों के लिए। चलिए अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। आर्टिकल 44, एक समान सिविल संहिता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है 44। एक समान सिविल संहिता, जो कि प्रत्येक एग्जाम में बराबर पूछा जाता है यहां से प्रश्न। 44 आर्टिकल, एक समान सिविल संहिता, इसके बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल आगे चलते हैं, 46 की बात करते हैं। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई। यानी जो व्यक्ति एससी, एसटी और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उसको अर्थ संबंधी, आर्थिक रूप से हितों का अभिवृद्धि, शिक्षा देने का और आर्थिक रूप से सहायता देने का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 46 में जो एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उस सरकार का नीति है, नीति होना चाहिए कि शिक्षा और असंबंधी उसे अभिवृद्धि करें। ये हमारा आर्टिकल 46 में बात किया गया है। लेकिन अगर नहीं करता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, वो राज्य का नीति है। अगर उसके पास, राज्य के पास अगर इतनी सोर्स है तो वो लागू कर सकता है।
अब आर्टिकल 47 की बात करते हैं। आर्टिकल 47 में है कि पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर मतलब कि व्यक्ति को ऐसा भोजन मिलना चाहिए, ऐसा पोषण मिलना चाहिए कि उसका लेवल ऊंचा होना चाहिए। पोषण स्तर को लेवल ऊंचा करना होगा, ये राज्य का नीति होना चाहिए, जिसके तहत जैसे स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में मध्याह्न भोजन तो दिया जाता है कि पोषण स्तर को ऊंचा करने के लिए, यानी कि जो खान पान पोषण स्तर निम्न है उसको लेवल ऊपर करने के लिए आर्टिकल 47 में बात की गई है। और जीवन स्तर को ऊंचा करने, जो समाज में जीना का अधिकार है, जिस तरह से खुशहाल जीना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, नहीं है तो उसको लाइफ स्टाइल को लेवल ऊंचा करना है, ये गवर्नमेंट का नीति होगा, जिसका जिक्र आर्टिकल 47 में बात कहा गया है। इसे आप ध्यान से देखें। और आर्टिकल 48 ये भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये भी कितना बार प्रत्येक एग्जाम में रिपीट हुआ है, यहां से प्रश्न कि आर्टिकल 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कृषि का और पशुपालन का आप संगठन कर सकते हैं, जिसका जिक्र आर्टिकल 48 में बात कही गई है। इसे आप अच्छे से समझ लो, यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। तो मैंने क्या बताया अभी, आर्टिकल 38 से 48 तक। चलिए इसे फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिकॉल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे लागू करने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये अगर सोर्स होगा नीति निर्देशक तत्व राज्य का तो लागू कर सकता है। और अनुच्छेद आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अनुच्छेद 39 के काम में है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 39 के काम में है धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन, और अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। और अनुच्छेद 42 में है काम के लिए न्याय संगत तथा मानवोचित दशा होनी चाहिए। और अनुच्छेद 43 में है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग। और अनुच्छेद 44 एक समान सिविल सहायता। और 46 में आर्टिकल SC, ST, OBC को शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। और अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जिसका जिक्र किया गया है। कुछ अनुच्छेद और बचे हैं जिसे इधर मैं चर्चा कर रहा हूं कि अनुच्छेद 48 का आर्टिकल 48 का के बात करते हैं। इसमें है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48 के
ए में बात ये कहा गया है कि पर्यावरण का आप संरक्षण करें और संवर्धन, यानी पर्यावरण जो है हमारा है उसके रक्षा करें और उससे संवर्धन यानी कि उसे बढ़ाने की कोशिश करें। और जो वन है, वन का भी आप देखभाल करें और जो वन में जो वन जीव है, जीव जंतु, उसे भी आपको रक्षा करना होगा। ये हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 48 का कौन में बात कही गई है। क्या कही गई? पर्यावरण को संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। आर्टिकल 48 के का में बात कही गई है। और आर्टिकल 49 की बात करते हैं। इसमें है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तु का संरक्षण। आर्टिकल 49 में क्या बात कही गई है कि जो राष्ट्रीय लेवल का जो स्मारक है, स्थान है तथा वस्तु है, उसको संरक्षण करना आपका जिम्मेवार, राज्य का जिम्मेवारी होगा। आर्टिकल 49 में बात कही गई है। जो राष्ट्रीय महत्व का है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है और कोई स्मारक है, इसका संरक्षण राज्य का कर्तव्य है, राज्य का नीति है। चलिए अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। 50-50 हाथ करने के लिए क्या है? कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण। जो हमारे कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उसको अलग करो, जिसका जिक्र भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 में बात कहा गया है। जो हमारे कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, आप बात समझ रहे होंगे, उसको अलग करो, जिसका जिक्र आर्टिकल 50 जो कि महत्वपूर्ण है, प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है। अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 की बात करते हैं। इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि, जो इंटरनेशनल लेवल की जो शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये 51 में कहा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें, ये राज्य का नीति होना चाहिए, जिसका जिक्र हमें भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 में बात कही गई है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 48 के काम में है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करें। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करना होगा। और अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करना। और अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि करना, यह हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक था, जिसको बारी बारी से हमने चर्चा किया। कुछ महत्वपूर्ण बातें और है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जिसे जान ले। डीपीएसपी यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसे गांधीवादी के सिद्धांत पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है। और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के आधार पर ही देश का शासन किया जाता है। एक पॉइंट समझना पड़ेगा और एक पॉइंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के सिद्धांत पर भी आधारित है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार
अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह जी का है। तो ये 4 पॉइंट है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है जिसे आप समझ लें कि जो डीपीएसपी है ये गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है, और जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर ही देश का शासन किया जाता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद के सिद्धांत पर भी आधारित है। और एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह जी का है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ऐसा दिक्कत है तो दोबारा वीडियो देख लो, आप समझ में आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन घंटी जरूर बजा दें, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इसका सबसे पहले लाभ उठा सके। मेरे दोस्त, इसे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट को लाभ मिल सके। दोस्त, धन्यवाद।